Hello everyone, welcome to the world of life sciences. I am Shubhra and I am a life science educator. So in this series we are discussing cell biology lecture. So today we are going to discuss the structure of cell membrane. Okay, let's continue with the chapter and with the topic. Let's start. Okay, so first of all आपको ये समझना ज़रूरी है कि what is the significance of cell membrane. Cell membrane क्यों होती है? See, last lecture में हमने डिस्कस किया था about the structure and significance of cell wall. तो आपको ये समझ में आया होगा कि सेल वॉल का होना फॉर स्पेशली फॉर अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स एंड फॉर लोअर लाइफ फॉर्म्स क्यों ज़रूरी होता है. ठीक है, सेल वॉल परमिएबल होती है नीचे में. उसके बाद अगर हम बात करें, बिकॉज here also we are discussing the structure of plasma membrane in terms of prokaryote only, because it is easy to understand and it will be easy for you to correlate the structure of plasma membrane in case of prokaryote. Okay, so here let's discuss the composition first. जब भी आप plasma membrane की बात करोगे तो plasma membrane is a double layered structure, bilayer structure होता है जो कि phospholipid molecules से मिलकर बनता है. और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की एक लेयर, टू लेयर्स आपस में कंबाइन होती हैं. फॉस्फोलिपिड के अलावा इनमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये तो हुआ एक समरी काइंड ऑफ डिस्कशन. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. सी, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. बाइलेयर की बात कर रही हूँ. सो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया फॉस्फोलिपिड मीन्स देयर इज अ लिपिड विच हैज बीन अटैच टू अ फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. वन फॉस्फोरस विल बी देयर एंड टू टेल्स. ठीक है, दिस फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर and these two tails are हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, दिस इज वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर रेपेलेंट, वाटर से दूर भागेंगी. ठीक है, सो मैंने आपको बोला दिस membrane, सेल membrane इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. बाइलेयर कैसे बनेगी? ये मैंने आपको सिंगल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया. दिस इज अ सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड. अभी क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन सो दिस इज अ सिंगल लेयर. इन्होंने कंबाइन होकर क्या बना दिया? दिस इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, बट वी नीड डबल लेयर स्ट्रक्चर. तो आई नीड टू ड्रॉ वन मोर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. सो आई विल ड्रॉ इट इन ब्लू कलर. ओके, सो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज बाइलेयर स्ट्रक्चर. लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2. ठीक है, अभी क्या होगा, जस्ट ये हेड, दिस हेड एंड दिस हेड इज एक्सपोज टू आउटर एनवायरमेंट, आउटर सराउंडिंग्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, एंड दिस हेड विल बी exposed to cytoplasm of that bacterial cell. I hope this thing is clear to you. आप डायग्राम में देखिए प्लीज. दिस थिंग, ये आउटर को सराउंडिंग को टच करेगा एंड दीज हेड्स, जो कि ये हेड्स दिख रहे हैं, वो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को टच करेंगे. ठीक है, सो मैंने आपको बोला कि हेड इज हाइड्रोफिलिक मीन्स हेड वाटर लविंग है, तो इनको आप वाटर के कांटेक्ट में रख सकते हो. एंड दीज टेल्स आर वाटर रेपेलेंट, तो ये वाटर के टच में नहीं आएंगी. ये तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, बट ऐसा होता क्यों है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको मेनी टाइम्स ये बोला है कि देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. सो ऐसा क्यों होता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो बात, ओके, आई होप माई वॉइस इज क्लियर.
ओके, सो देखिए, आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से देखना है कि वी ऑल नो most of the bacterial cell prokaryotic cell are found in aqueous environment only. Okay, so aqueous environment है means इनके head, बाहर वाला head भी and internal head भी दोनों exposed रहेंगे water में या certain kind of fluids में. But tails, because मैंने आपको कहा कि tails are hydrophobic, ये पानी से दूर भागती हैं, ठीक. अब this thing is going to play a very important role in case of transportation of cell. कैसे? बताती हूँ मैं आपको. देखिए, ये दिस इज अ सेल एंड इट्स सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट मैंने इनलार्ज करके आई हैव ड्रॉन इट. ओके, मैंने आपको बोला दिस इज एम्फीपैथिक. सी, ये वर्ड याद रखिएगा, एम्फीपैथिक. एम्फीपैथिक का मतलब, पैथिक का मतलब होता है विच इज हैविंग टू प्रॉपर्टीज, polar and non-polar. Okay, so non-polar and polar. What do we mean by polar and non-polar? Because इसका head क्या है? It is hydrophilic and tail is hydrophobic. That's why we are calling this particular molecule is amphipathic. So again, I need to tell you one thing. Just give me a second. हाँ, yes, okay. सो यहाँ पर आप इस तरह से, मैं इसको इनलार्ज नहीं कर रही हूँ, आप जस्ट ये समझिए कि ये दिस डायग्राम इज ऑलरेडी ड्रॉन हियर. ओके, सो अभी लिपिड्स का रोल क्या है इसमें. आपको हमेशा बताया जाता है कि सेमी परमेबल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, बट यू नीड टू नो व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल. ये होती क्यों है? What is the component of plasma membrane that is responsible for providing that selective permeable nature? So it is the lipid component of that membrane. See, जब भी आप बात करोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट की, व्हाट इज लिपिड कंपोनेंट? फॉस्फोलिपिड. मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, बट व्हेन यू विल बी इन हायर क्लासेस आप यू विल गेट टू नो तो डिफरेंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं. लिपिड कंटेंट डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है एज पर द structure of cell and occurrence of cell. किस particular organ में cell है, it will decide the content or the percentage of lipid in plasma membrane. So here, yes, मैं आपसे क्या डिस्कस करी थी? Yes, lipid का main role क्या है? It is going to provide selective permeable nature of that plasma membrane. क्यों? क्योंकि interior of that plasma membrane, अब interior क्या है? उसकी tails interior बना रही है, तो टेल्स कैसी है? हाइड्रोफोबिक है. अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स को एंटर करने देंगी, क्योंकि जो भी कुछ जाएगा, सी वॉट एवर विल गो थ्रू इनसाइड और आउटसाइड, तो ये इन मेम्ब्रेन के थ्रू ही होकर जाएगा ना. एंड दिस ऑल दिस पार्ट, दिस इज हाइड्रोफोबिक. जब ये हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये ना ही वाटर को, ना ही किसी चार्ज्ड मॉलिक्यूल को, ना ही किसी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को, ना ही आयॉन्स को एंटर करने देता है. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर component of plasma membrane is going to provide selective permeable nature of its membrane or cell. So यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा आई गेस. ठीक है. अभी क्योंकि ये कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल को एंटर करने ही नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एंटर करने देता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को, अनचार्ज्ड पार्टिकल्स को, वेरी स्मॉल होने चाहिए और दो शुड बी हाइड्रोफोबिक. बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. सेल नीड अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट, सेल ट्रांसपोर्ट, सेल सिग्नलिंग में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गो इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो वो कैसे जाएंगे? मैंने आपको बोला कि जब भी आप कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन डिस्कस करते हो, सो कॉम्पोजिशन में फॉस्फोलिपिड्स भी आते हैं एंड सम प्रोटीन्स भी आते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स. Yeah, I think yes. See the structure. Here you can see
कुछ spelling molecules you can see here. See these kind of structure you can see now. So these are proteins, these are transmembrane proteins. Okay, transmembrane protein, transmembrane क्यों बोल रहे हैं? Because these are crossing the whole membrane. ठीक है, अब these proteins, what are the functions of these proteins? इनको हम integral proteins भी बोलते हैं. आप in detail we'll discuss this in microbiology lecture और cell biology lecture in further higher section. So उसमें आप जानेंगे कि different types of proteins होते हैं. कुछ proteins होते हैं जो कि membrane को पूरा क्रॉस करते हैं, कुछ होते हैं जो कि सिर्फ आउटर लेयर पर पाए जाते हैं. सो बेसिकली दीज प्रोटीन्स आर गोइंग टू प्ले अ मीडिएटर रोल in transportation of various molecules those are unable to go through that lipid bilayer. क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर जो कि नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट सेल को तो जरूरत पड़ेगी ना. सो हाउ विल सेल अरेंज the transportation of these kinds of molecules? Those are unable to cross that lipid bilayer. So ये किसके थ्रू होता है? इन प्रोटीन्स के थ्रू. So इनको either they protein form certain carrier proteins और चैनल प्रोटीन्स चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एंड वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट यू कैन से, जो कि उनको क्रॉस करने में हेल्प करता है. आई होप ये समझ आया होगा, बिकॉज माई मेन मोटो वॉज कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि क्यों सेलेक्टिवली परमेबल होती है, वाई इज इट सेलेक्टिवली परमेबल. क्योंकि हर जगह बस ये बता दिया जाता है इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल, बट यू नीड टू नो द रीज़न. एंड सेकेंड थिंग, प्रोटीन का रोल है क्या. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. Okay, so let's come to the significance. It is selectively permeable in nature. Phospholipid content of membrane is responsible for providing selective permeability. मैंने आपको पहले ही बता दिया. Protein embedded acts as channel or carrier protein for the transportation of hydrophilic substances. ये भी मैंने आपको समझा दिया कि प्रोटीन का रोल क्या है. ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाने में एंड सेल के बाहर आने में मदद करती है. नेक्स्ट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. See, two molecules, two ions, not molecules. Yeah. So, sodium ion, Na+, and potassium ion. These two ions play a very important role in maintaining the cell potential. Cell के various functions को perform करने के लिए एंड सेल का पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए इन दोनों आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है. देयर इज अ ट्रांसपोर्टर विच इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप एंड इट इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. सो हियर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स. अगेन द सेम थिंग जो कि मैंने आपको डिस्कस कर लिया. एंड okay, finally it helps in intracellular as well as intercellular transport and signaling. See, try to understand the meaning of this statement. Intracellular, what is the meaning of intracellular? सेल के अंदर बेसिक फंक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है, देयर विल बी अ डीएनए, देयर विल बी अ न्यूक्लिक एसिड, RNA फॉर्म किया जाएगा. There will be a production of certain kinds of protein. So which protein has to be transported to which kind of component and in what amount? So it needs to be decided. Okay, and some proteins will be secreted out of the cell. So these are the signaling कि किस protein को कहाँ भेजना है and किस amount में भेजना है. And some toxins are there. So those toxins has to be secreted out of the cell. So this is known as intracellular. Various organelles के बीच में signaling हो रही है, तो this is all about intracellular signaling. Communication of different organelles or communication of different molecules with each other inside the cell. So this is known as intracellular signaling. And whenever we are talking about intercellular transport, means see, जब भी आप multicellular organism की बात करोगे, so there will be a number of cell ना, number of cells, specialized cell combine and form a certain kind of tissue. Then those tissues are going to form an organ. So जब भी आप किसी टिश्यू की स्टडी कर रहे हो तो you will find a number of cells there. Fine. So cells आपस में communicate करेंगे, then only they will be able to function or perform a function in coordination with each other. ऐसा नहीं होना चाहिए कि
अगर if there will be if there will not be a proper coordination among all these cells which are forming certain kind of tissue, that tissue or that particular organ will start malfunctioning. So this is important. So इसमें आपको कौन help करने वाला है? Of course it is plasma membrane. Some molecules are found, some basic structures you will study further, जो कि help करेंगे intracellular as well as intercellular. Inter means between two different cells or between among different cells. आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी. मैंने बहुत ईजी शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. प्रोकैरियोट में सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है. ये सब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. देयर इज अ सेल वॉल, देन देयर विल बी अ सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड दैट there will be a cytoplasm, nucleus is not there, a naked nucleic acid is found जिसको कि हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. फाइन. बट सेल को जिंदा रहना है तो इट नीड्स टू रेस्पायर. रेस्पिरेशन तो होना चाहिए ना. दिस इज समथिंग न्यूक्लियोइड. डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए नेकेड पड़ा रहता है. दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड. ओके. How do cell respire? Because whenever you will study an eukaryotic cell, आपको मालूम है it is mitochondria that is responsible for respiration. But here in prokaryotic membrane, what is responsible or what will function as a respiratory organelle? So it is plasma membrane. कुछ इस तरह की foldings हो जाती हैं plasma membrane में. छोट इस तरह से highly fold होती है. And these are known as mesosomes. Please remember the term mesosomes. So through mesosomes, prokaryotes respire. Okay. How do prokaryotic cell metabolize food and get energy? Again, if a cell is living, it will need food, it will need energy. So in order to get energy, it need to metabolize the food that is being consumed by cell. So metabolize हो रहा है इसका मतलब food particle are being broken in simpler particle, then उनको digest करने के लिए oxidation हो रहा है. If that bacteria is aerobic, so ये होगा oxygen की presence में. If that bacteria is chemotrophic, तो there will be no role of oxygen. So ये हो कौन कैसे रहा है? Again, सब कुछ साइटोप्लाज्म में होता है because there will be no membrane bound organelle found in bacteria. So it is all enzymes, all proteins, even राइबोसोम्स की स्टडी भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, न्यूक्लियोइड एंड राइबोसोम. तो यू विल गेट टू नो कि ऑल द ऑर्गेनेल्स जो भी है, वैसे तो कोई ऑर्गेनेल होता ही नहीं है, इट इज ओनली राइबोसोम बिकॉज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. ऑल द प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, वो सब साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़े रहते हैं. सो फूड भी मेटाबोलाइज होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक एंड the transportation of excretory particles outside the cell. So it is all about plasma membrane only. So I hope आपको समझ आया होगा. In case of any query, any doubt, any question, you can post your comment. You can mail me or you can contact me via different links. Thank you for today. Please share it. Please subscribe my channel and please like it if you are liking my efforts. Thank you so much. Bye bye.